morning, dear students. I welcome all of you on my YouTube channels, Ambis Pandey Physics. This video is especially for class 9s, and today's our topic is pressure in the fluids. You have already learned about the pressure, and the definition of pressure is force per unit area is called the pressure. So now we learn how the pressure is experienced in the fluids. First of all, what is the fluids? What is the fluids? Actually, all of you have learned about a matter has their three states: solid, liquid, and gas. Liquid and gas are called the fluids because they can flow easily. So fluids are that substance which can flow easily. So the liquid and gas are called the fluids. Liquid flows in a particular directions, while gases flow in all the directions, right? But solid have their fixed particular shape and covers particular fixed area. We can say that solid have weight and they exert pressures on a surface due to its weight. That's why similarly fluids have applied the pressure due to its weight. So if anyone asks about fluids, we can say that liquids, all types of the liquids and all types of the gases are called the fluids because they can flow easily in a particular directions. Like a liquids flow in particular directions, in a definite directions, but the gases flow in all the directions, right? Now, what is the buoyancy? Next topic is buoyancy. Buoyancy or buoyant force. अगला टॉपिक हमारा है बायंसी या फिर बायंट फोर्स, हम किसे कहते हैं। तो देखिए ज़रा सा, अगर अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर के अंदर फिक्स करें या वाटर के अंदर हम इमर्स करें, तो हम देखते हैं कि लिक्विड के द्वारा या वाटर के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। लाइक यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पानी में इमर्स करें, लाइक जो बैलून्स, एक बैलून का एग्जाम्पल्स आप ले लें, तो बैलून के केस में यदि बैलून को आप बैलून में एयर भर करके वाटर में आप इमर्स करें, पानी के अंदर आप डालें, तो आप देखेंगे जब तक आपका हाथ बैलून के ऊपर रहेगा बैलून पानी के अंदर रहेगा, लेकिन जैसे आपने अपने हाथ को बैलून से हटाया, ऐसा केस हम ऑलरेडी क्लास 8 का एक वीडियो जस्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया हुआ है और आपने ऐसा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। आई थिंक आपने क्लास 8 में ये एग्जाम्पल्स आपने पढ़ा भी होगा। तो बेटा बैलून से जैसे ही आप अपने हाथ को रिमूव करते हैं, बैलून तुरंत ऊपर की तरफ आ जाता है, वाटर सरफेस पे आ जाता है। रीजन क्या होगा? क्योंकि बैलून के ऊपर वाटर के द्वारा एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, राइट? तो वही फोर्स जो वाटर के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई किया जाता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं, अप थ्रस्ट बोला जाता है, या उसी को बोलेंगे बायंट फोर्स। दैट मीन्स डिफिनेशन बनेगी बेटा बायंट फोर्स की, द अपवर्ड फोर्स applied by the liquids when it immerses in the liquid is called upthrust force or buoyant force। बेटा अपथ्रस्ट फोर्स और बायंट फोर्स दोनों का मतलब बराबर है, दोनों के फोर्सेस बराबर है। यहाँ पे एक फोर्स आपके लिए नया मिला, अपथ्रस्ट फोर्स। आपने ऑलरेडी थ्रस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, थ्रस्ट के बारे में पढ़ा हुआ ना, थ्रस्ट इज ए टाइप ऑफ फोर्स एंड थ्रस्ट इज अप्लाइड
only in perpendicular directions. You have already done about. थर्स्ट में आपने बेटा देखा होगा कि थर्स्ट भी एक टाइप का फोर्स है, और कोई एक ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से लगे, हम उसको फोर्स ना बोल के हम थर्स्ट बोलते हैं। तो वाटर के द्वारा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट बोलेंगे। थ्रस्ट लेकिन किस तरफ, ऊपर की तरफ, तो हो जाएगा हमारा अप थ्रस्ट फोर्स, राइट। तो बेटा देखा गया द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड्स व्हेन इट इमर्स इन द लिक्विड्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर हम इमर्स करते हैं, डुबोते हैं, तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है लिक्विड के द्वारा, और उसी फोर्स को बोला जाएगा अप थ्रस्ट फोर्स या बायन फोर्स। अब ये फोर्स जो लिक्विड के द्वारा लगाया जा रहा है, ये वाटर की टेंडेंसी होती है, लिक्विड की टेंडेंसी होती है, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, और इसी टेंडेंसी को एक नया नाम दिया गया। तो देखें यहाँ पे, द टेंडेंसी ऑफ liquid to exert a force in upward direction is called buoyancy. और ये वाटर की जो टेंडेंसी होती है, लिक्विड की जो टेंडेंसी होती है अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करने की, उसी टेंडेंसी का नाम दिया गया बायंसी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको सीखने को मिली, पहला बायन फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, दूसरा बायंसी। बायन फोर्स आपने देखा, द फोर्स अप्लाइड by the liquids in the upward direction is called the buoyant force or the thrust force, and the tendency of liquid to exert a force in the upward direction is called the buoyancy, right। अब बेटा जरा सोचिए, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने वाटर में इमर्स किया हुआ है, तो वाटर क्या करेगा, उस पर अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, राइट। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सिंक कर जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं। सिंक मतलब डूब जाना, फ्लोट मतलब तैरना। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर हम डालते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। लाइक एज, अगर आपने कागज़ का टुकड़ा फेंका होगा पानी में, तो जब तक कागज़ का टुकड़ा पूरी तरीके से गीला नहीं हो जाता, वो वाटर सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। लेकिन कुछ क्षण के बाद वही कागज़ का टुकड़ा जैसे पानी से पूरी तरीके से गीला हो गया, अब पानी के अंदर चला जाता है। लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, जैसे ही आप पानी में उसको डालते हैं, तो वहाँ पानी से गीला होने का कोई मतलब नहीं, पानी के अंदर जाते हो क्या कर जाएगा, तुरंत डूब जाएगा। तो आपने देखा कुछ ऑब्जेक्ट पानी में डूब जा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट पानी के सरफेस पे तैर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन बस और केवल एक ही रीजन होगा, तुम्हारा अगला टॉपिक है बेटा, व्हाई द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन द लिक्विड्स। कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट क्यों करेगा, लिक्विड में फ्लोट क्यों करेगा, या लिक्विड में सिंक क्यों करेगा। तो जस्ट अभी हमने बताया ये सब डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, डेंसिटी के ऊपर है। तो कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच डेंसिटी, ऐसे लिखें इसको, द ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन density of liquids is float in liquid and the object whose density is greater। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। तो कह सकते हैं
द ऑब्जेक्ट which density is greater than density of water will sink in the liquids, will sink in liquid, राइट। तो आपने देखा दो कंडीशन, ऑब्जेक्ट की फ्लोट और ऑब्जेक्ट के सिंक करने का। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी से कम है, वो ऑब्जेक्ट हमेशा वाटर में फ्लोट करेगा, और जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होती है वो ऑब्जेक्ट बेटा डूब जाएगा, राइट। यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक है, डेंसिटी देख लें, शायद डेंसिटी आपने पढ़ा होगा। डेंसिटी को बेटा डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से, फॉर्मूला हो जाएगा इसका मास अपॉन वॉल्यूम। हम कह सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, राइट। तो डेफिनेशन आपकी बन जाएगी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, राइट। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट बेटा आपका बनेगा, मास की यूनिट आपकी होती है केजी, वॉल्यूम की यूनिट बन जाएगी मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ द डेंसिटी, राइट। तो आपने देखा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है हमेशा फ्लोट करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है हमेशा वो सिंक कर जाएगा। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट आपकी बनेगी केजी पर मीटर क्यूब, मीन्स हम डेफिनेशन डालेंगे द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द डेंसिटी। यहीं पे डेंसिटी, अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी एक दूसरे के साथ कंपेरिजन की जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। मतलब वाटर की डेंसिटी के साथ में अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी का कंपेरिजन करते हैं तो वो सब्सटेंस हमारा बनेगा रिलेटिव डेंसिटी के अंतर्गत। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बेटा रिलेटिव डेंसिटी। आइए देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी को बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आरडी, और इसका फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेरिजन कर दिया जाए तो जो कंपेरिजन हमारा होगा उसको हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का रिलेशन किसके साथ में, वाटर के साथ में। वाटर की डेंसिटी को हमने एज ए फिक्स मान लिया। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है बेटा। ये तो कभी आपसे पूछा जाए कि मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, तो मरकरी की डेंसिटी आपकी होगी 13.6 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अब आपका सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिस सब्सटेंस की डेंसिटी आप वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेरिजन करेंगे हमारा बनेगा रिलेटिव डेंसिटी। अब इसकी यूनिट अगर देखा जाए तो चूंकि दोनों क्वांटिटीज बराबर है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी, मीन्स हम कह सकते हैं इट हैज नो यूनिट। ऐसे करें, इसको ऐसे लिख लें, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। एक बेटा एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, राइट। क्लियर, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसी के बाद एक छोटा सा प्रिंसिपल है तो बड़ा छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, प्रिंसिपल है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्योंकि आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नेम इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने बताया कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में या लिक्विड में, लिक्विड को वाटर ही कहें, ठीक है ना, तो जब भी किसी सब्सटेंस को हम
वाटर में इमर्स करते हैं तो वो अपने बेड के बाद पानी को बाहर की तरफ डिस्प्लेस करता है। अगर ऑब्जेक्ट अपने बेड के बाद पानी को बाहर डिस्प्लेस कर गया तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा वाटर में फ्लोट करेगा। अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो बेटा क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। राइट। तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं, लॉ को बाद में लिखते हैं। आपने देखा होगा जब भी, जैसे मान लीजिए एक पूरा ग्लास पानी से भरा हुआ है, पूरे ग्लास को अपने पानी से फिलअप कर दिया है और उसमें अब आप कुछ भी डालें, कुछ भी चीज़ डालेंगे तो थोड़ा सा पानी बाहर की तरफ छलकेगा, थोड़ा सा पानी बाहर की तरफ गिरेगा। अभी आप घर पे बैठे हैं, आप एडवांस प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। पूरे ग्लास को पानी से फिलअप कर दे, फुल ग्लास ऑफ वाटर। अब उस दौरान उस पर आप अपनी पेन डालें, पेंसिल डालें, कुछ भी चीज़ डालें, तो जैसे वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा कुछ पानी की बूंदें बाहर की तरफ छलकेंगी और वही पानी की बूंद बाहर आएगा, उतना ही पानी का बूंद बाहर आएगा, उतना ही पानी बाहर आएगा जितना ऑब्जेक्ट का अपना पर्टिकुलर वेट होगा। राइट। अगर ऑब्जेक्ट ने अपने वेट के बाद पानी को डिस्प्लेस कर दिया है तो ऑब्जेक्ट कभी वाटर में सिंक नहीं कर सकता, वाटर में वो ऑब्जेक्ट हमेशा फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। लेकिन अगर सिंक अपने वेट के बाद पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो बेटा क्या करेगा, वो पानी में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। राइट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग if any object is immersed wholly or partially in the liquids, it displaces water equal to weight of it। यही आपका क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज wholly or partially immersed in the liquid, it always displaces water equal to the weight of it। राइट। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपने पानी के अंदर डुबोया तो वो क्या करेगा, अपने वेट के बाद पानी को बाहर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। अब वेट के बाद पानी को बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने जस्ट अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि वाटर हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मतलब ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट एक अपवर्ड फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है और वह फोर्स उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना पानी डिस्प्लेस किया गया है उसके वेट के बराबर होगा। मीन्स कह सकते हैं अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू weight of liquid displaced by object। राइट। तो जो अपवर्ड फोर्स होगा वो लिक्विड के वेट के बराबर होगा और वही लिक्विड जिसको ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया हुआ है। क्लियर बेटा। तो ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल बनता है। मीन्स कह सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पुनः ध्यान दें, आप कह सकते हो एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। यहाँ पे आप ऐसा भी डाल सकते हैं, इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड के स्थान पर थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको आप ऐसे भी कर दें, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स which is equal to weight of liquid displaced by object। राइट। तो यहाँ पे आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल होगा व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड होली और पार्शली। होली का मतलब होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पूरी तरीके से हम पानी में डुबो दें या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा पानी में डुबोएं तो थोड़ा सा डुबोएं या पूरी तरीके से डुबोएं तब पर भी वो ऑब्जेक्ट अपने वेट के पानी को बाहर की तरफ डिस्प्लेस करेगा और यही वाटर
उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स के बराबर नहीं होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि एप्लीकेशन शब्द आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप बात करें, बताएं। तो जितने भी सब मैरिन शिप्स ये सब डिजाइन किए जाते हैं, सब के सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर डिजाइन किए जाते हैं। कभी कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द नेल्स सिंक इन द वाटर, ऐसे क्वेश्चन चेंज करें, व्हाई द नेल्स मेड बाय आयरन सिंक इन द वाटर बट द शिप आर सबमरीन्स मेड बाय आयरन्स फ्लोट इन द वाटर। आयरन की नेल्स भी बनती हैं और आयरन की शिप और सबमरीन्स भी बनते हैं, लोहे की शिप और सबमरीन्स बनती हैं, लोहे का ही आपका क्या बनता है, नेल्स भी बनता है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे किसी लोहे की कील को आप पानी के अंदर डालेंगे तो हमेशा पानी में सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, लेकिन लोहे की बनी हुई जहाज पानी में तैरते रहते हैं। रीजन क्या होगा बेटा, जैसे ही लोहे का जहाज पानी में उतरेगा अपने वेट के बाद पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अगर उसने अपने वेट के बाद पानी को डिस्प्लेस कर लिया तो वाटर में फ्लोट करता जाएगा, तैरता चला जाएगा, लेकिन अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो सिंक कर जाएगा। आपने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी होगी, शायद आपने मूवी का नाम सुना होगा, टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी आपने देखा होगा कि वो जहाज पानी के अंदर लगातार पानी में तैरता रहता है, लेकिन जैसे उस जहाज में छेद होता है वो पानी भरना शुरू होता है उस जहाज में। अब जहाज अपने वेट के बाद वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, पानी के अंदर समा जाता है, राइट। हम जब कभी नदी में तैरते हैं, आपने देखा होगा तैरने का मतलब ये होता है कि हम अपने हाथों से पानी को हटाते रहते हैं, देखा होगा। जब कभी नाव पानी में चलती है तो आपने देखा होगा नाविक जो नाव को चला रहा है वो एक बड़े से डंडे के द्वारा, उसको नाविक के लैंग्वेज में चप्पू बोला जाता है, तो चप्पू के द्वारा पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, वाटर को पीछे की तरफ ढकेलता है। जितना पानी उसने पीछे की तरफ पुश किया, जैसे से पुश करता जाता है नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। तो ये सभी के सभी केस आपके बेस्ड किस पे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। मतलब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वेट के वाटर को डिस्प्लेस कर ले रहा है तो वो पानी में फ्लोट करता हुआ चला जाएगा, राइट। आपने देखा होगा हम लोग दूध की जो क्वालिटी मेजर करते हैं, दूध की जो प्योरिटी मेजर करते हैं, उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ द प्योरिटी ऑफ द मिल्क। मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। तो लैक्टोमीटर इज बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपने इसी के साथ साथ देखा होगा लिक्विड की डेंसिटी अगर हमें मेजर करनी है तो लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने का एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर्स। तो हाइड्रोमीटर इज आल्सो डिजाइंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द आर्किमिडीज ऑन द बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये सभी के सभी आपके क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।